प्यारे बच्चों और साथियों, मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा सत्र 2021-22 की बोर्ड परीक्षा हेतु जारी प्रश्न बैंक पर आधारित कक्षा 10वीं के गणित विषय में एक शब्द या वाक्य में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर के बारे में। इसके पहले मैंने वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान एवं सत्य सत्य के वीडियो अपलोड किए हैं। उम्मीद है कि आप सभी उन्हें कॉपी में नोट कर चुके होंगे और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है 94 और 404 का HCF लिखिए। 94 और 404 का HCF जब आप गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इसका HCF यानी महत्तम समापवर्त प्राप्त होगा 2। अगला प्रश्न है किसी पूर्णांक p के लिए 2p + 1 सम होगा या विषम बताइए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूर्णांक p के लिए 2p + 1 जब केवल 2p होता है तो वह सम संख्या प्राप्त होती है, और जब इसमें +1 किया हुआ है इसका मतलब है कि 2p + 1 विषम होगा। अगला प्रश्न रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, क्योंकि वही बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है जिसके चर की घात अधिकतम 1 होती है। अगला प्रश्न द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। प्रश्न में नाम से ही समझ में आ रहा है द्विघात बहुपद यानी 2 घात वाला बहुपद, तो इसका उत्तर होगा द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। अगला प्रश्न त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो इसमें भी नाम से ही समझ रहे हैं त्रिघात बहुपद यानी 3 घात वाला बहुपद, तो इसकी घात 3 होगी। अगला प्रश्न दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c = 0। अगला प्रश्न रैखिक समीकरण y = mx + 3 में यदि x = -2 y = 5 हो तो m का क्या मान होगा। हमें यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है। चूंकि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 दी गई है, इसे हम इस समीकरण y = mx + 3 में पुट करेंगे तो हमें m की वैल्यू प्राप्त होगी -1। अगला प्रश्न किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या लिखिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो px बहुपद का ग्राफ है ये x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और जो बहुपद का ग्राफ जितने बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है उतने ही उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी 2। अगला प्रश्न समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac क्या कहलाता है। तो यह एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में जब हमें विविक्तकर का मान ज्ञात करना होता है तो हम b² - 4ac का फार्मूला यूज करते हैं। तो b² - 4ac एक्चुअल में क्या होता है, विविक्तकर होता है। अगला प्रश्न यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो तो उस समीकरण के विविक्तकर का मान कितना होगा। तो किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं तो उस स्थिति में विविक्तकर का मान हमेशा ही 0 होता है। 0 होने की स्थिति में ही समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। अगला प्रश्न यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान ऋणात्मक है यानी 0 से छोटा है, तो उस स्थिति में समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, या इसी को हम कह सकते हैं कि समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। दोनों ही उत्तर इसमें सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न
यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो द्विघात समीकरण के विविक्तकर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि धनात्मक है यानी शून्य से बड़ा है तो उस स्थिति में समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 एंड सो ऑन के 10वें पद का मान लिखिए। यह जो श्रेणी है इसमें हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे, सारवंतर 5 आएगा और इसे हम nवां पद यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के मान रखेंगे जहां n की वैल्यू 10 होगी और इसे हल करने पर हमें an यानी a10 की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 47। तो AP के 10वें पद का मान 47 होगा। अगला प्रश्न, AP समांतर श्रेणी 4, 6, 8 एंड सो ऑन, अंतिम पद इसमें 40 है। इसमें पदों की संख्या बताइए। चूंकि अंतिम पद 40 है, श्रेणी 4 से शुरू हुई और 40 पे खत्म हुई, तो इसका प्रथम पद 4 हो गया और इसका सारवंतर 2 हो गया। an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी में वैल्यू रखेंगे, an इसका 40 है, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने के सूत्र में सभी का मान रखने पर पदों की संख्या यानी n का मान हमें प्राप्त होगा 19। अगला प्रश्न, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि सभी में समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन तीसरी भुजा अलग अलग नाप की होती है। तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज ये आवश्यक नहीं है कि समरूप हो, कोई समरूप हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो कोई वर्ग की नाप अलग अलग भी होगी लेकिन जितने भी वर्ग होंगे छोटे बड़े अलग अलग साइज के, वे सभी समरूप कहलाएंगे। अगला प्रश्न, बिंदु A 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। यहाँ पर हमें बिंदु A 3, 4 की मूल बिंदु यानी 0, 0 से दूरी ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र में हम मान रखेंगे और मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 5 इकाई। तो मूल बिंदु से बिंदु A 3, 4 की दूरी 5 इकाई होगी। अगला प्रश्न, बिंदु A -1, 2 और B 3, -4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का भी हमारे पास सूत्र है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 y1 और x2 y2 के हम मान रखेंगे और हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक प्राप्त होगा 1, -1। अगला प्रश्न, बिंदुओं -3, 4 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। हमें इन दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो हम दूरी का सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मान रखेंगे। x1 y1 और x2 y2 का मान रखने पर हमें सूत्र में मान रखने पर हमें इनके बीच की दूरी प्राप्त होगी अंडर रूट 26। अगला प्रश्न, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। प्रश्न है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है छेदक रेखा या कहीं कहीं प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं, लेकिन वृत्त की स्थिति में छेदक रेखा शब्द ज्यादा सुटेबल है, तो इसलिए हम इसमें उत्तर में छेदक रेखा ही लिखेंगे। अगला प्रश्न, वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, क्योंकि वह उसको स्पर्श करती हुई निकल जाती है, इसलिए वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है।
अगला प्रश्न, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और पाई का मान हम स्थिति अनुसार 22/7 या 3.14 रख करके वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न, वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र लिखिए। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, जहां 360 तो आपको पता ही है वृत्त का केंद्र पर बनने वाला कुल कोण होता है, थीटा केंद्र पर अंतरित कोण किसी चाप के द्वारा, और आर वृत्त की त्रिज्या। तो इस सूत्र में मान रखने पर हम वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो किन्हीं भी दिए गए आंकड़ों का अगर हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है जो अवर्गीकृत है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए हमें सभी आंकड़ों को जोड़ना है और आंकड़ों की संख्या से, पदों की संख्या से भाग करने पर हमें मान प्राप्त होगा 3। तो चूंकि यहाँ से 1 से 5 तक संख्याएं हैं तो इनका माध्य होगा 3। अगला प्रश्न, 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 का बहुलक क्या होगा? बहुलक, बहुलक जिसमें हम शब्द से ही समझ रहे हैं जिसकी बहुलता ज्यादा है। दिए गए आंकड़ों में जिस संख्या की बहुलता सबसे ज्यादा है, जो संख्या कई बार रिपीट हुई है, वही उसका बहुलक होगा। तो हम देख करके ही समझ सकते हैं, यहाँ पे 7 नंबर 3 बार आया है और बाकी जो नंबर आए हैं वो 3 से कम बार आए हैं, इसलिए यहाँ उत्तर में बहुलक होगा 7। अगला प्रश्न, किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा? किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के ना होने की प्रायिकता का योग कितना होगा? तो हमेशा ही हमें पता होना चाहिए कि किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा ही 1 होता है, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम वैल्यू 1 से अधिक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी? असंभव घटना यानी कि जो कभी भी मुमकिन नहीं है, जैसे कि अगर हम पासा फेंकें और एक बार पासा उछालने पर हम 7 आने की उम्मीद करें तो यह असंभव है, क्योंकि उसमें 1 से 6 तक ही अंक होते हैं और एक उछाल में 6 से ज्यादा कोई भी अंक प्राप्त नहीं हो सकता है। तो उस स्थिति में वह असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा ही 0 होती है। अगला प्रश्न, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी? तो निश्चित घटना यानी जो निश्चित है, जिसमें हम कभी भी फेरबदल नहीं कर सकते कि सूर्य पूर्व से उगेगा तो यह निश्चित घटना है, कभी भी वह पश्चिम से नहीं उग सकता, तो इस निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नोत्तरों के बारे में देखा, जो इस वर्ष विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो उम्मीद है आप सभी इन प्रश्नों को कॉपी में नोट करेंगे और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करेंगे। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।